हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल कोचिंग इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम हम लोग एसएससी की जो 6500 की हमारी किताब थी उसकी थर्ड एडिशन हम लोग कर रहे थे। इस बार हम लोग ब्रांड न्यू एक नए एडिशन के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। लास्ट टाइम आपको याद होगा वी हैव डिस्कस्ड थॉरली द क्वेश्चंस ऑफ 6500 एमसीक्यू, जो क्वेश्चंस पे हमारी काफ़ी पॉपुलर बुक है उसकी। अभी भी उस सीरीज़ को हम लोग जो फोर्थ एडिशन है वो हमारी सीरीज चल रही है। आज से हम लोग पॉलिटी के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि बहुत खूबसूरत ढंग से हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आने वाले आगामी बहुत सारे एग्जाम्स में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो आइए आज से फिर से उसी एक श्रृंखला को, उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो हमेशा से हम करते आए हैं। वी एट पिनाकल्स आर वेरी मच सिंसियर, वेरी मच कंसर्न कि आपकी एक जो होराइजन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी सब्जेक्ट को लेके वो काफ़ी अच्छी हो। क्योंकि एसएससी में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो नहीं है, तो वो क्वेश्चंस को टैकल करना थोड़ा टफ हो जाता है। दैट्स वाई आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स begin the discussion once again. Let's understand the things in a very proper and beautiful manner. तो आइए आज पहला क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेते हैं। हमारे स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का वो है ये। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, इस वर्ड पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, राइट। हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट वाज लेटर एडॉप्टेड एज अ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल जो शब्द है उससे आप काफ़ी फैमिलियर होंगे, आप सभी ने प्रियम्बल को पढ़ा होगा। मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट दिस वर्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पूछा जा रहा है कि ये पहली बार किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो आगे चल के प्रियम्बल के रूप में हमारे सामने आया है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आइए चार ऑप्शंस देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी बी आर अम्बेडकर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखे गए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी रिवीजन नहीं होने के कारण, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण हम ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि जो हमारा जो प्रियम्बल है ये पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से ही जाना जाता था, जो लेटर चल के प्रियम्बल के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे आप देखोगे एक प्रियम्बल का खूबसूरत सा पिक्चर आपको दिखेगा, जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स थी हमारे संविधान को लेके वो इसमें इंश्राइंड है, वो इसमें लिखी गई है। किस तरह की जस्टिस होनी चाहिए, कैसी इक्वालिटी होनी चाहिए, वो प्रियम्बल में लिखी गई है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया है। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को है उसको प्रस्तुत किया था और आगे चल के प्रियम्बल के रूप में हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जानते हैं। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब अडॉप्ट किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो इट वॉज अडॉप्टेड इन 1946। ठीक है, इन 1946 1946 में इसको अडॉप्ट किया गया था। डेट भी देख लेते हैं, इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट आप एक बार डेट भी देख लीजिए, 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इसको किया गया था। ये क्वेश्चन आपको बार बार आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर यू मेमोराइज दिस फैक्ट। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना है और इसको आगे कभी नहीं भूलना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें बार बार देखते देखते याद हो जाता है। दैट इज़ वाई आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने इसलिए हूँ कि आपके ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं पूरे अच्छे ढंग से आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। द सेकेंड क्वेश्चन इज द स्पेस इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग विद इन द कंट्री। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। स्पेस लिखित नियमों का एक समूह है। स्पेस लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एक समूह है और ये उस देश के जो सिटीजन होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, रिट,
डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या बिल। आपके सामने चार खूबसूरत ऑप्शंस हैं, रिट, डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या बिल। तो यहाँ पे आप देखिए इस स्पेस में वो कौन सा चीज आप फिल कर सकते हैं जिससे ये सेंटेंस प्रॉपर और सही ढंग से क्लियर हो जाए और ये एक जो इस क्वेश्चन का जो पर्पस है वो आपको समझ में आए। तो मतलब यहाँ पे क्या आप फिल कर सकते हो, देखो रिट कैनॉट बी, रिट एक ऐसा सेट ऑफ रिटन रूल्स नहीं होता है, ठीक है, जिसको सभी के द्वारा, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता है इन द कंट्री, ठीक है। डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। बिल्स आप जानते हो, बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद जब उसको पार्लियामेंट में हम पारित कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। सीजीएल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी कई एक बार हम गलती से, मिस्टेक से गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं और वो हमारा 1 मार्क्स का लॉस होता है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये हमेशा से बताता रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमारा सिलेक्शन इससे नहीं निर्धारित होता है कि हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा सिलेक्शन इस चीज़ से निर्धारित होता है कि क्या हम उन सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो हमारे कंपटीटर, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर आप सारे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट कर रहा है और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हो जो थोड़ा टफ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्ट्रैटेजी है, यही आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को प्लीज आप मेमोराइज करके रखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद इन अ स्पेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या है, वो सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है। वो कौन सा सेट ऑफ गवर्नमेंट है आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यस, प्लीज टेल मी द राइट आंसर। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप मिस करते हो तो लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी टफ टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बार बार ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे और वो नहीं करते हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड प्लीज टेल मी द राइट आंसर। भारत का संविधान सरकार की वो कौन सी प्रणाली है जिसके साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? यस, क्या होगा राइट आंसर? द राइट आंसर शैल बी संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वी हैव बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। वी हैव बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की हमारी देश एक जो कॉलोनी थी, तो हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, हमारा जो एक रूल करने का स्ट्रक्चर था, वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से बहुत मिलता था। इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वी हैव बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन में आपको पता है कि वहाँ पे भी जो ये सब चीज़ें हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि भारत के संविधान सरकार की एक पार्लियामेंट्री प्रणाली है जिसके साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इसको बार बार ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप मतलब मिस्टेक करोगे तो इट विल बिकम वेरी टफ फॉर यू टू गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आइए, संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। हमारे देश में संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। संविधान दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान दिवस हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, ठीक है। संविधान दिवस हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमारा संविधान जो है वो इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, वो प्रैक्टिस में आया था। इसलिए इस तारीख को, ये जो स्पेसिफिक डेट है, इस दिन हम लोग संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, 18 नवंबर, 26 जनवरी,
26 November and 15th August. Please tell me the right answer. What would be the right answer? राइट आंसर शैल बी 26 नवंबर. ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को वी हैव एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. On 26th November 1949, we have adopted the Constitution, and Constitution came into force on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950. ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद रखना है. ठीक है, कब एडॉप्ट हुआ था और कब इनफोर्स हुआ था. तो एडॉप्ट कब हुआ था? वो 26 नवंबर को हुआ था. और कब इनफोर्स हुआ? 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो इसीलिए 26 जो आपका नवंबर है, जिस दिन हमारा ये संविधान एडॉप्ट हुआ था, इसी दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, पूरे विश्व का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. और आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि वी हैव द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, वी हैव द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन एंड कैन ऑल्सो बी अनरिटन. बहुत सारे देश के ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं या हैं भी जो अनरिटन हो. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है. वहाँ पे संविधान है, दे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट इज नॉट रिटन. वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. तो कभी भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कौन से देश के पास एक लिखित संविधान नहीं है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा सर ब्रिटेन. ठीक है, एंड विच कंट्री हैज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज इंडिया. ओके, क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. Yes, the next question is the ceremony that marks the end of Republic Day celebration is. बहुत आसान क्वेश्चन है. जब भी हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो बेसिकली 3 सेरेमनीज होते हैं फेज वाइज मैनर में. जो लास्ट सेरेमनी होती है जो हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को एंड करता है, आपको यही पूछा जा रहा है कि कौन सा वो सेरेमनी है जिसके बाद हमारा रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेशन वो एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है. आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे, बताइए. द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, द फ्लाइंग पास्ट बाय द इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट, द एट होम सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन, या द होमेज सेरेमनी एट द नेशनल वार मेमोरियल. यस, यस, प्लीज टेल मी द राइट आंसर. आप लोगों ने सुना होगा कई बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत एक खूबसूरत बैंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दिन आपने देखा होगा. आपने कई लोग आपने मतलब फिजिकली वहाँ प्रेजेंस होके इसका लुत्फ उठाए होंगे. बहुत ही खूबसूरत ढंग से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है. और जिस तरह से रिपब्लिक डे परेड के लिए टिकट अवेलेबल होता है, ठीक उसी तरह इस सेरेमनी के लिए भी टिकट्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट टाइम आप यहाँ जाके इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं. जब भी रिपब्लिक डे की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. आपने हमेशा देखा होगा कि रिपब्लिक डे के दिन हमेशा एक चीफ गेस्ट होते हैं. ठीक है, एक चीफ गेस्ट का कॉन्सेप्ट है. हमेशा रिपब्लिक डे के दिन एक किसी भी ऐसे देश को जहाँ से हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, उसके जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको एज ए चीफ गेस्ट हम बुलाते हैं. ठीक है, और उनके सामने ही हमारा जो सेरेमनी है रिपब्लिक डे का वो सेलिब्रेट किया जाता है. तो इस बार 2023 में आप बता सकते हैं जो 74th चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? इस बार के जो गेस्ट थे वो 74th थे. आपको बताना है कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे. ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं. ये क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है. बहुत इजी से आपको 1 मार्क्स दे जाते हैं. ऐसे क्वेश्चन को आप मिस करते हो, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर यू. प्लीज बताइए. तो इसके जो चीफ गेस्ट थे इस बार वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी. अब्देल फतेह अल सीसी.
तो ये इस बार के चीफ गेस्ट थे और ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल करंट अफेयर्स में आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं भूलना है। ये बहुत ही इजी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट ये करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ गलत मत कीजिए। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को अगर आप मिस करोगे तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, डू नॉट मिस दिस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रस्तावना है, उसमें एक खूबसूरत ढंग से जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनका जो एस्पिरेशंस था हमारे संविधान से, उसके बारे में एक पेज पे ही, फ्रंट पेज पे लिखा गया है कि किस तरह की इक्वालिटी चाहिए, किस तरह की जस्टिस चाहिए, सोवरेनिटी चाहिए, सेक्युलर देश होना चाहिए, ये सब लिखा गया है। तो बहुत सारे टर्म्स का यूज़ किया गया है और इस प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्म जो है वो उस प्रेम्बल के पेज पे नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन है, प्लीज बताइए वो वर्ड कौन सा है। चार ऑप्शन पढ़ते हैं, सोवरिन, जस्टिस, फ्रेटर्निटी और फेडरलिज्म। यस, वो कौन सा वर्ड है जो हमारे प्रेम्बल के फर्स्ट पेज पे नहीं है, आपको बताना है। यस, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर शैल बी फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म मतलब संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म इज द राइट आंसर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान में भी संशोधन हुआ है, प्रेम्बल में भी संशोधन हुआ है और प्रेम्बल में संशोधन करके 3 वर्ड जोड़े गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है ये भी कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। पहला प्रश्न, वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके थ्रू ये वर्ड्स को ऐड किया गया है, और दूसरा है कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स कौन कौन से हैं जिसको 42वां संवैधानिक संशोधन के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, तो पहली बार हम लोग जान लेते हैं कि ये तो हम समझ गए कि ये वर्ड जो है वो नहीं है, इसका मतलब ये तीनों वर्ड है। ठीक है, आपको देखिए कभी कभी मैं कहता हूं कि कभी कभी हमें एंड से भी पढ़ना चाहिए। जब हम ऐसे प्रश्न को करते हैं तो हमारा डबल लेयर ऑफ माइंड वर्क करना चाहिए। अगर हम जान गए कि ये वर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये वर्ड तो हैं। तो आपके एक क्वेश्चन में आपको 2 आंसर्स मिले। ठीक है, इसको भी याद करना है कि ये नहीं है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि ये वर्ड्स भी संविधान के प्रेम्बल में जो पार्ट है उसके पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसके थ्रू जोड़ा गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यस, 3 वर्ड्स आर देयर, आपको बताना है वो कौन से 3 वर्ड्स हैं। यस, दिस 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं प्रेम्बल में जोड़ा गया है वो कौन से संवैधानिक संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है, तो आपको ये क्या याद रखना है? 42nd। ठीक है, ये रखना है। दूसरा, आपसे ये पूछा जाए कि प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से 3 वर्ड्स जोड़े गए हैं, तो आपको क्या याद रखना है? ये तीनों याद रखना है। तीसरा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, A, B, C एक D में दे देगा आपको, मान लीजिए सोवरेनिटी दे दिया। सोवरेनिटी तो ऑलरेडी प्रेम्बल में ऐड है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो 42वां संवैधानिक संशोधन से नहीं जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर शैल बी सोवरेनिटी। क्लियर है? राइट आंसर शैल बी सोवरेनिटी। तो ऐसे चीज़ों को याद करना है, चीज़ों को समझना है। पॉलिटी सेक्शन ऑफ योर एग्जाम, जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसका जो पॉलिटी सेक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसानी से इसको कवर किया जा सकता है। बिल्कुल इत्मीनान से 2 से 3 बार आप रिविजन करोगे, आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें पढ़ना है, थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ चीज़ों को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है
जो क्वेश्चंस को लेके वो क्लियर हो जाएंगी और क्वेश्चंस आपसे फिर गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल द स्पेस कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों में जो वर्ड्स होते हैं वहां पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहां पे क्या है, लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये लाइकली वर्ड इसमें हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। सभी स्पेस देशों का अपना संविधान होता है। कैसे देशों का, सभी कैसे देशों का अपना संविधान होता है? कम्युनिस्ट देशों का अपना संविधान होता है, डेमोक्रेटिक, ओलिगार्किक या टोटलिटेरियन। आपको चारों टर्म से बताना है कि कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्रीज होते हैं जिनके पास संविधान होता है। ठीक है, यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, बताइए क्या होगा राइट आंसर। यस, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, ओलिगार्किक या टोटलिटेरियन, क्या होगा राइट आंसर? कौन से ऐसे देश हैं जो स्ट्रक्चर वाइज ऐसा देश है जिसमें संविधान होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बोला गया है लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ऐसे देश हो सकते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां संविधान होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। ये लाइकली वर्ड इसलिए लिखा गया है कि वी हैव कंट्रीज लाइक ब्रिटेन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं? क्या रूल के लिए कुछ रेगुलेशंस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे हमारे पास एक लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और हर एक प्रोविजंस लिखा गया है, ब्रिटेन के संविधान में ये सब चीजें नहीं है, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए लाइकली वर्ड का यूज किया गया यहाँ पे। सो नाउ वी अंडरस्टैंड, नाउ वी नो द फैक्ट कि जो जितने भी लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां संविधान होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक एकिक विशेषता नहीं है? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। यस, विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहां पे यूनिटरी फीचर, यूनिटरी क्या होता है? व्हाट इज यूनिटरी? सभी जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस के उस वर्ड को आप पिक करो जो आपको पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा है। इस क्वेश्चन का मेन वर्ड क्या है, मेन थीम क्या है, मेन जो फोकल पॉइंट है वो क्या है? वो ये वर्ड है, यूनिटरी। ठीक है, यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी इज ए टेंडेंसी। ठीक है, यूनिटी इज ए टेंडेंसी। सपोज इज ए कंट्री, अब ये सेंटर में मान लो कि एक गवर्नमेंट है, अगर इस देश की फीचर यूनिटरी है तो सारा जो पावर है कहां से फ्लो करेगा? सेंटर से फ्लो करेगा। सारा पावर सेंटर से फ्लो करेगा। ठीक है, स्टेट की तरफ, स्टेट की तरफ। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी फीचर। लेकिन अगर यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर होता, जहां पे संघीय जो स्टेट हैं, जो प्रोविंसेस हैं, उनको पावर दिया गया है, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है, आप सभी जानते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने सेट ऑफ रूल्स है, अपने सेट ऑफ पावर्स है। ठीक है, फॉर दैट रीजन वी हैव प्रोविजंस ऑफ यूनियन लिस्ट। आपको पता होगा हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट वाले के पास यूनियन का पावर होता है, स्टेट के पास स्टेट का पावर है, और कंकरेंट लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट होते हैं जिस सब्जेक्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों साथ साथ रूल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिटी समझ गए, यूनिटी में किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको बताना है कि विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। मैं अपने क्लास में पिछली बार भी जब मैं आपको क्लास करा रहा था, मैं आपको हमेशा बताता था कि जब भी किसी क्वेश्चन में ये नोट आए, इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी आपके जो एग्जामिनी है वो इस पर बहुत स्ट्रेटजिकली क्वेश्चन सेट करते हैं। यू आर प्रोन टू मिस्टेक दिस वर्ड। आप इसको भूल नेगलेक्ट करते हो, जैसे ही आप नेगलेक्ट करते हो आपका क्वेश्चन का पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब एक चीज तो और है, इसमें 3 ऐसे फीचर्स हैं जो यूनिटरी हैं, एक है जो नहीं है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए चारों में से क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, ऑब्वियस सी बात है, ये बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है वो जो है वो एक यूनिटरी फीचर नहीं है। यूनिटरी फीचर अगर होता तो वहां पे क्या होता, वहां पे
सिंगल लेजिस्लेचर होता, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में भी आप देखोगे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोविजन है। जैसे कि हम एक चीज देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे भी हमारे पास दो हाउस हैं, लोकसभा, ठीक है, एंड राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। We have two house at the central level, Lok Sabha and the Rajya Sabha. At the same we have dual house at the state level. State level पे भी तकरीबन 6 राज्य में हमारे पास दो हाउसेस हैं, ठीक है, अपर हाउस विधान परिषद और विधान सभा। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा सेंट्रल गवर्नमेंट में है। तो ये जो फीचर है, जैसे कि राज्यसभा आप जानते होंगे, राज्यसभा में पूरे स्टेट से मेंबर्स जो हैं वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में। तो जब स्टेट के मेंबर्स को उनको रिप्रेजेंट करने का सेंट्रल लेवल पे ये फैसिलिटी दिया गया है, ये पावर दिया गया है, तो अब मतलब ये ऑब्वियस है, दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट इट इज नॉट अ यूनिटरी फीचर। जब किसी स्टेट को सेंटर में आके इतना पावर दिया गया कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो, ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉट ए यूनिटरी फीचर। अगर ये यूनिटरी फीचर होता तो इतना उनको पावर नहीं दिया जाता कि वो सेंटर में आके अपनी बातों को कहें, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव फाउंड द राइट आंसर, द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। इसमें क्या है कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें अगर सेंट्रलाइज न्यायिक व्यवस्था है तो वो भी एक तरह से एक यूनिटरी फीचर है, ठीक है। जहाँ पे डिसेंट्रलाइज जुडिशरी नहीं है, स्टेट के पास वैसे जुडिशरी पावर नहीं है, वो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो भी एक यूनिटरी फीचर का हिस्सा है। उसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप, ये भी एक यूनिटरी फीचर का हिस्सा है, ठीक है। जहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है वो एक यूनिटरी फीचर, जैसे कि हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, आप जानते हैं, बहुत सारे देश में, अमेरिका वगैरह में डुअल सिटीजनशिप का भी प्रोविजन है। स्टेट का अपना सिटीजनशिप होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना सिटीजनशिप होता है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, आपको पता होगा कि हर एक स्टेट में एक राज्यपाल की व्यवस्था है, ठीक है, गवर्नर होते हैं। वो गवर्नर बेसिकली दे रिप्रेजेंट द सेंटर, क्योंकि दीज गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करके स्टेट में भेज रहा है। सो दिस इज द क्लियर साइन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द स्टेट्स समहाउ, नॉट एक्सप्रेसली, पूरे क्लियर ढंग से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज तो ये समझ में आती है कि ये एक यूनिटरी फीचर है, क्योंकि जो गवर्नर्स हैं जो स्टेट में जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड बनते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं कि ये यूनिटरी फीचर्स हैं और ये फेडरल फीचर्स है, ठीक है। तो यूनिटरी फीचर्स हमने देख लिया और हमने ये देखा कि ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, क्योंकि यहाँ पे दो हाउसेस का प्रोविजन है, दिस इज नॉट अ यूनिटरी फीचर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फीचर्स, ठीक है, वन ऑफ द की फीचर्स, ठीक है, वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस बताइए, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिपेंडेंट जुडिशरी, नॉन सेकुलर या फेडरलिज्म। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय संविधान के संदर्भ में स्पेसिफिक है, जो हमारे संविधान में है, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। यस, वी हैव 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस, प्लीज टेल मी द राइट आंसर। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपसे प्रश्न बहुत सिंपल सा पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का एक प्रमुख विशेषता क्या है, आपको बताना है इन चारों में से। क्या नॉन सेकुलर, क्या गैर धर्मनिरपेक्ष प्रोविजन है हमारे यहाँ? नो, इट इज रॉन्ग, वी हैव सेकुलर प्रोविजन, वी आर सेकुलर कंट्री, राइट। डिपेंडेंट जुडिशरी, नो, वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट, राइट। याद रहेगा आपको, हमारा जो जुडिशरी है वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो फ्री है, राइट। फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए वर्ड से गेम किया गया है, ऑटोक्रेटिक जो है वो डेमोक्रेटिक की जगह यूज किया गया है, तो इसको आपको ध्यान देना है, वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी फेडरलिज्म, ठीक है। संघवाद, मतलब हमारे देश में स्टेट को
कुछ चीज़ों के मामले में इंडिपेंडेंस दी गई है। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने बहुत बार बताया है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि हमारे देश में 3 लिस्ट हैं जिसमें अलग अलग जो पावर्स हैं उसको डिवाइड किया गया है। सेंटर को अलग पावर दिया गया है, स्टेट के पास अपने पावर हैं, और एक वैसे प्रोविजंस को बनाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जिसके अंदर वैसे सब्जेक्ट को रखे गए हैं जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों अपना पावर एक्सरसाइज करते हुए, मैटर एक्सरसाइज करते हुए लॉ और कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि इट अलाउज द स्टेट, ये राज्यों को टेरिटोरियल फ्रीडम मेंटेन का पावर देता है। जैसे मान लो कि कोई एक स्टेट है, मान लेते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मान लो ये उत्तर प्रदेश है, तो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, इसकी जो सोवरेनिटी इस बाउंड्री को लेके किसके पास होती है? ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये पावर है कि उसकी जो टेरिटरी है उसकी सिक्योरिटी और उसका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म। ये बहुत खूबसूरत एग्जांपल है फेडरलिज्म का। अगर ये पावर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास न हो, फॉर दैट मैटर किसी स्टेट के पास न हो, तो ये फेडरलिज्म नहीं हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which feature of Indian Constitution refers to existence of more than one level of government in the country? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? ठीक है, देखिए यहां पे क्या क्या समझना है, यहां समझना है रेफर्स टू, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि वन लेवल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लेवल पे काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग लेवल पे काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने पावर दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा प्रोविजन है जो इस चीज़ को अलाउ करता है। ठीक है, आपके सामने बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है। बताइए फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर शैल बी, मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया था, द राइट आंसर शैल बी फेडरलिज्म। ठीक है, क्लियर है? अभी तुरंत हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फेडरलिज्म जो है, जो संघवाद है, वहीं पे ऐसा प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट एक अपना गवर्नमेंट रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट रन करती है, और दोनों के पावर का डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर। जो पावर है उसको डिवाइड किया गया है, और ये एक संघवाद का क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। तो कभी भी आपके सामने दोबारा ऐसे क्वेश्चन आए कि वो कौन सा सिस्टम है एग्जिस्ट करता है जिसमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? वो फेडरलिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not a federal feature of Indian Constitution? We have seen many questions of federalism and I hope आज के बाद आप फेडरलिज्म वाले क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने अभी फिर से है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल फीचर जब भी हमारी गवर्नमेंट होती है तो उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, किसी गवर्नमेंट को, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे कहोगे कि फेडरल फीचर इसमें है कि नहीं है? तो उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो प्रोविजन है जो फेडरल फीचर नहीं है, नॉट अ फेडरल फीचर। बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइए। ड्यूअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विच इज नॉट अ फेडरल फीचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को आई ऑलवेज टेल दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। ऐसे क्वेश्चंस को आपको गलती नहीं करनी। देखिए, क्वेश्चंस का अगर आंसर आपको नहीं भी पता चले तो एकदम आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और आप सोचना क्वेश्चंस पे कि क्या ये फीचर वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और दोनों अलग अलग काम कर रही है। ड्यूअल गवर्नमेंट नॉट अ फेडरल फीचर। ड्यूअल गवर्नमेंट तो फेडरल फीचर है। मैंने आपको भी तुरंत बताया कि ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है, एक फेडरल फीचर होता है। जब भी हमारा फेडरल सिस्टम होता है तो हमारा दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ये तो आंसर नहीं होगा, राइट, रॉन्ग। डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर भी होता है, अभी मैंने आपको तुरंत बताया, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो डिवीजन ऑफ पावर भी है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब मान लीजिए कि
मैं और आप एक्स एंड वाई, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिटन है सब कुछ कि ये प्रॉपर्टीज़ इन एक्स का है, ये प्रॉपर्टीज़ वाई का है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको होने की चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो जब भी डिवीजन ऑफ पावर हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है। तो डिवीजन ऑफ पावर में अगर चीज़ें लिखी होंगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोविजन ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, ये जो फेडरल फीचर है उसका ये फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज में सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन्य सेवा। ये जो 3 सेवा हैं, दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज। अच्छा, इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? दीज पीपल आर रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग इन लोग को रिक्रूट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी को रिकमेंड करता है कि आप इनको रिक्रूट कीजिए। वो रिक्रूट करते हैं और ये काम कहाँ करते हैं? दे वर्क इन द स्टेट्स। ठीक है, तो सेंटर द्वारा रिक्रूट किया हुआ पर्सन अगर स्टेट में काम कर रहा है तो ये स्टेट के जो डेमोक्रेटिक उसके राइट्स हैं उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द, ऐसा कह सकते हैं कि दे आर रिक्रूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट कर रहा है लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? स्टेट में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, दीज आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ऑल इंडिया वाला। ऑल इंडिया सर्विसेज इज द फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, नॉट द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following describe the Indian Constitution as quasi फेडरल? ठीक है, ऐसे प्रश्न भी बार बार आते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग नाम से पुकारा है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे आपको क्वेश्चन को एग्जैक्टली सही करना है। प्लीज टेल मी व्हाट वुड बी द राइट आंसर। वी हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस, एमबी पाइले, गुनार, मिडल, एवी डाइसी और केसी वियरे। We have 4 options in front of us and these are very important question. You are not supposed to miss out of this question. ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करने हैं। 4-5 पर्सनालिटी हैं, आपको अच्छे से मेमोराइज करके रख लेना है, आप कभी नहीं भूलोगे। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघीय बताया है? क्वासी फेडरल मतलब, क्वासी फेडरल मतलब क्या? सही मायने में फेडरल नहीं है ना? जो ये संघीय है वो सही मायने में अर्ध संघीय है। ठीक है, मतलब आधा संघीय है। इसकी जो फेडरलिज्म की क्वालिटी है वो 50% है। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। बताइए वो कौन पर्सनालिटी है जिन्होंने इसको क्वासी फेडरल कहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी केसी वियरे। केसी वियरे इज द राइट आंसर। We have a person called Morris Jones. Morris Jones. Morris Jones. इनसे भी क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि मॉरिस जोन्स ने क्या कहा है। तो इनका जो एक टर्म था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता था, वो ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म इन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, बार्गेन किया हुआ फेडरलिज्म है। एक और पर्सनालिटी है जिन्होंने कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में आपके आता रहा है। तो हु वाज दैट पर्सनालिटी? इट वाज ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी चीज याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात हो रही है, उसके रेफरेंस में ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, आपसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप जानते हैं, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था। इसके संदर्भ में आपसे 4 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, इन 4 ऑप्शन को आपको देखना है और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1947। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखना, ये हमेशा आपके साथ जो नंबर है, ये जो नंबर है यहीं पे आपसे कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1947। सेकंड ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948 और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन जुलाई 49। ओके, आपको सही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर। यस, अच्छा, इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ क्या है ये पहले जान लीजिए। कॉमनवेल्थ बेसिकली वैसे स्टेट्स हैं, वैसे कंट्रीज़ हैं जिसको एक ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, वो लोग आज़ादी के बाद धीरे धीरे कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उसको ज्वाइन किया है। और कॉमनवेल्थ ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं वो पास्ट में ब्रिटेन के कॉलोनीज रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इसकी मेंबरशिप को कब रेटिफाइड किया था। तो ये आपका आंसर है, वो है मई 1947। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो नेशनल एंथम से है, क्या नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था जनवरी 1950 में, या नेशनल, आपका अगला क्वेश्चन है वो है नेशनल सॉन्ग, वो जनवरी 1948। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी द जनवरी 1958 का जो बी आंसर है, इट इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, संविधान सभा ने जो नेशनल एंथम था इसको एडॉप्ट कब किया था? इसको एडॉप्ट किया था, इसको अपनाया था जनवरी 1950 को, ठीक है, जनवरी 1950 को, टू बी मोर प्रिसाइज 24 जनवरी 1950, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। और नेशनल एंथम अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल एंथम को पहली बार कहाँ गाया गया था, तो कैन यू आंसर मी दिस क्वेश्चन कि नेशनल एंथम को पहली बार कहाँ गाया गया था? प्लीज बताइए, नेशनल एंथम को पहली बार कहाँ गाया गया था? यस, 27 दिसंबर 1911 इन कोलकाता सेशन, कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी, यहाँ पे पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा बता दूं, कॉमनवेल्थ जो है ये इट इज़ नॉट 1947, कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है दैट वाज अडॉप्टेड इन मई 1949, 1949। ये इजी है, आप इसको इजीली फिगर आउट कर सकते थे क्योंकि भारत आज़ादी हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है, 1947। तो क्या आज़ादी के पहले इसके पास इतनी पावर थी कि किसी ग्रुप के मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल। सो ये तो है आपका रॉन्ग आंसर हो गया। जो आपका ये है बी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और नेशनल सॉन्ग का जो आंसर है दैट इज ऑल्सो द सेम आंसर, 24 जनवरी जो मैंने आपको बताया है। और एक जो ये आपका है नेशनल फ्लैग का, तो नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। इट इज़ नॉट 49, इट इज़ 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे फैक्ट को आपको बार बार देख के मेमोराइज करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप मिस करते हो तो यू विल लूज 1 प्रीसियस मार्क्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर
पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ये याद रहना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 12, 10, 14 या 15? 12, 10, 14 या 15? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? कितनी महिलाएं मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हु वाज बिहाइंड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, किसका ये आइडिया था, तो क्या आप मुझे आंसर कर सकते हैं? हु वाज दैट पर्सन जिसने ये कॉइन किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए जो हमारे लिए संविधान को निर्माण करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर बताइए कि कितने फीमेल मेंबर्स थी। यस, तो राइट आंसर विल बी 15। ठीक है, राइट आंसर विल बी 15। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय, ठीक है, इन 1934। इन 1934, ठीक है, ये क्लियर रहेगा आपको कॉन्सेप्ट। ये पहली बार संविधानिक जो सभा है उसका जो आइडिया है वो कौन लेके आया था, तो उसका क्लियर आंसर है इट वाज फॉर्म, द आइडिया वाज फॉर्म बाय एम.एन. रॉय इन 1934। इसको भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म्ड हुआ था, एग्जैक्ट डेट बताइए, तो व्हाट वुड बी द आंसर? क्या होगा आंसर? एग्जैक्ट डेट, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या है? तो एग्जैक्ट डेट विल बी 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। ठीक है, एंड दिस असेंबली हैड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने हमारे लिए बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बहुत जगह से प्रोविजंस को बोरो किया और बहुत ही क्लियरली एक डिमार्केटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए ये जो असेंबली है वो लेके आई है। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट्स को हमेशा याद रखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स, जो प्रेसिडेंट थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ही वॉज टेम्पररी, एंड द लेटर ऑन द परमानेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट वॉज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सच्चिदानंद टेम्पररी थे, याद रखना है आपको, ये नहीं भूलना है, और परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके अंदर बहुत सारे कमिटीज़ थे और अलग अलग कमिटीज़ के अलग अलग चेयरमैन थे। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें एक कमेटी का नाम दिया गया है, दैट वाज कॉल्ड हाउस कमेटी। आपको बताना है कि इसके चेयरमैन कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं? बी पताभी सीतारमैया, ए वी ठक्कर, जे बी कृपलानी या के एम मुंशी। यस, के एम मुंशी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, हाउस कमेटी। ठीक है, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पताभी सीतारमैया। बी पताभी सीतारमैया जो थे वो जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसका जो एक कमेटी था, हाउस कमेटी, उसके ये चेयरमैन थे। आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, प्लीज मेमोराइज दिस फैक्ट आल्सो। एक के एम मुंशी और जेबी कृपलानी के बारे में फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जेबी कृपलानी के बारे में एक फैक्ट है जो कुछ समय से आता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द चेयरमैन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द फ्रीडम, जब हमारे देश को आज़ाद हो रहा था हमारा देश, मतलब 1947 की बात हो रही है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी व्हेन आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। द राइट आंसर इज जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी।
एंड के मुंशी के बारे में एक फैक्ट है, भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन, ही इज द फाउंडर ऑफ भारतीय विद्या भवन इन 1938, इन 1938, इन 1938, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो हाउस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे पी पताबी सीतारामैया, जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस 1947 के समय, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और के मुंशी वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय विद्या भवन, ठीक है। ही वाज आल्सो द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इन 1952, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इन 1952, 1952-53, ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर was the chairman of space of Constitutional Assembly of India. अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के कौन से कमेटी के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्रेडेंशियल कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके बारे में पूछा जा रहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में कि ये कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, राइट आंसर विल बी क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है, साख कमेटी, क्रेडेंशियल कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अच्छा, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी? इट वाज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस मतलब कार्यसूची, इसके थे के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, इसको भी साथ साथ आपको याद रखना है। के एम मुंशी वाज द चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट सब कमेटी, मौलिक अधिकार के जो उप समिति थे उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन वही थे जो आज़ादी के समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, इसको भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्लियर है। देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज बाई सेक्शन स्पेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, एंड द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसने रिकॉग्नाइज किया था कि देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो उसमें एक सेक्शन है जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। आपसे यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो सेक्शन कौन सा है, ठीक है। 6 सब क्लॉज 2, 10 सब क्लॉज 1, 12 सब क्लॉज 2 या 8 सब क्लॉज 1। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है प्रॉपर, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो आप मिस कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8 सब क्लॉज 1, ठीक है। 8 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। जो संविधान सभा था उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, उसको मान्यता देता है, ठीक है, क्लियर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेवी मावलंकर was the chairman of the space of the Constitutional Assembly of India. जीवी मावलंकर जो है वो संविधान सभा के किस कमेटी के अध्यक्ष थे, ये आपको बताना है। बताइए। जीवी मावलंकर, आपके 4 ऑप्शन है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, कमेटी ऑन द फंक्शंस, ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। ये कमेटी वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये प्लीज़ मेमोराइज करके जाइएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कमेटी के क्वेश्चन है वो अमूमन पूछ लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो जनरली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन दीज क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इसका क्या आंसर होगा। किसका बारे में पूछा जा रहा है? जीवी मावलकर के बारे में। जीवी मावलकर वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे। तो राइट आंसर विल बी कमिटी ऑन द फंक्शंस, कमिटी ऑफ द फंक्शन। व्हाट फंक्शन? कौन से कार्यों का? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो फंक्शन है उसके ऊपर जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जीवी मावलंकर, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, इफ आई आस्क यू हु इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या राइट आंसर होगा? पहली महिला जो स्पीकर है लोकसभा की, उनका क्या नाम है? यस, द राइट आंसर विल बी मीरा कुमार, मीरा कुमार। ठीक है, अगर आपसे आज से कुछ दिन बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस साल थी, किस लोकसभा में थी, तो क्या आंसर होगा? 2009 टू 2014, एग्जैक्टली 2009 टू 2014। ये याद रखिएगा, 2009 से लेके 2000, माफ कीजिएगा 2000, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2009 टू 2014। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पहली जो महिला स्पीकर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जनरली देखा जाता है, रिपीट भी होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, एंड हु इज द करंट स्पीकर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी कौन स्पीकर है लोकसभा के, तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यस प्लीज, द राइट आंसर विल बी ओम बिरला। ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ठीक है, 10वां आपसे पूछा जा रहा है। इन टोटल वी हैड सीन 11 सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, टोटल 11 सेशन हुए थे, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10th कब हुआ था? 10th कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। टोटल 11th हेल्ड और 10th कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्लीज बताइए क्या होगा राइट आंसर? 6 to 17th October 1949, 14 to 31 July 1947, 4 November 1948 to 8 January 1949, या 16 May to 16 June 1949। Yes, the right answer will be 6 to 17 October 1949। इस समय जो 10th सेशन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये क्लियर रहेगा आपका, 6 to 17 अक्टूबर 1949। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट सेशन कब हुआ था, तो क्या आंसर होगा आपका? इट वाज 14 to 26 नवंबर, 14 to 26 नवंबर 1949। ये भी प्लीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लास्ट सेशन कब हुआ था संवैधानिक सभा का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो लास्ट सेशन था वो कब हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप ये डेट भी याद रखेंगे, और 10th एग्जाम जो डेट है वो तो आपका एसएससी सीजीएल में 2022 में ही पूछा गया है। ठीक है, ये तो एकदम नया नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Who among the following became a part of Constitution Assembly from Madras constituency in 1946? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था तो भारत के अलग अलग पार्ट से मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर बनाया गया था, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव थे। इससे ये एक फ़ायदा हुआ था कि उस एरिया, भारत के अलग अलग एरिया को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंट करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को ये लगे कि जो संविधान सभा बना है उसमें हमारे देश के हर एक वर्ग को, हर एक एरिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसको ध्यान में देखते हुए मद्रास से भी एक व्यक्ति को इसका मेंबर बनाया गया था। आपको बताना है कि हु वाज दैट पर्सन हु वाज रिप्रेजेंटिंग मद्रास एट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यस, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता,
कामला चौधरी या बेगम एजाज रसूल? फटाफट बताइए एंड प्लीज डू नॉट वरी, आई विल मेक श्योर यू रिमेंबर एवरी फैक्ट। आपको मैं हर एक चीज़ याद करा दूंगा, दैट्स व्हाई आई एम हेयर। बिल्कुल निश्चिंत होकर चीज़ों को बस ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप चीज़ों को देखें पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर्स को देखें। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि विथ टाइम आप देखोगे कि 10-12 लेक्चर के बाद आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी, ठीक है। वी हैव मेड दिस सेशंस वेरी इंटरेक्टिव, आपके साथ हमने बहुत इंटरेक्टिव सेशंस बनाए हैं, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। आई एम हियर फॉर यू एंड आई एश्योर यू, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपको चीज़ों को, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को बहुत खूबसूरत ढंग से याद करवा दूंगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, जो संविधान सभा था, उसमें मद्रास से कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? यस, हु वाज रिप्रेजेंटिंग मद्रास? द राइट आंसर विल बी अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? ड्राफ्टिंग कमिटी, जो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमिटी बनी थी, उसके कितने मेंबर्स थे? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 8, 14, 9 या 7। यस, 8, 14, 9 या 7? Yes, how many members were there in drafting committee of the Constituent Assembly? So there were 7 members with B.R. Ambedkar as the chairman. ठीक है, B.R. Ambedkar as the chairman, as the head of the drafting committee. ठीक है, B.R. अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी प्रश्न आए कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको क्या आंसर मार्क करना है? B.R. अम्बेडकर, बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और काफ़ी खूबसूरत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनका जो योगदान है उसकी काफ़ी सराहना होती है और होनी भी चाहिए। इसलिए इनको ये उपाधि भी दी गई है जिनको भारत संविधान का फादर या जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन भी है, ठीक है, और उसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, इससे कई बार प्रश्न आया है। और ये देखिए 2021 के MDS का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा आगे भी। आपको बताना है कि हाथ से पूरे संविधान को किसने लिखा था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कन्हैयालाल मालेकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यस, बताइए व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? किसने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा है? तो राइट आंसर विल बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन टोटल इन्होंने 6 मंथ लिया था। 6 मंथ में इन्होंने पूरे संविधान को अपने हाथों से लिख के तैयार कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। When did the first meeting of Constituent Assembly take place? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस हैं, दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950 या जुलाई 1948। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? पहली मीटिंग जो है वो कब हुई थी ये आपको बताना है। दिसंबर 1946, अगस्त 45, जनवरी 1950। मैंने आपको अभी बताया है कि संविधान सभा, अभी मैंने पहले के प्रश्नों में डिस्कस किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो कब गठित हुआ था, और उस समय मैंने आपको बताया है कि पहली मीटिंग टोटल 11th मीटिंग हुई थी, और मैंने आपको 10वीं जब मीटिंग बताई थी तो 11th मीटिंग वाले बताया था। यहाँ पे आपसे वही प्रश्न पहले मीटिंग वाले पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है। यस, सो इट वॉज हेल्ड इन 9th दिसंबर 1946, 9th दिसंबर
1946। क्लियर है, याद रहेगा आपको, इट इज़ 9 दिसंबर 1946। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो टेम्प्रेरी चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद एक परमानेंट चेयरमैन बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों नाम भी याद रखना है। अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि टेम्प्रेरी चेयरमैन कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा का नाम याद रखना है, और अगर चेयरमैन पूछा जाए और दोनों नाम दिया जाए तो आपको वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is the minimum age prescribed by the Constitution of India for appointment as the governor of the state? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लोकसभा स्पीकर के लिए अलग एज है, राज्यसभा के लिए अलग एज है, गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ये सब जो एज की क्राइटेरिया है, इससे भी एक प्रश्न निश्चित आता है, तो प्लीज आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 35 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है, राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यूनतम एज सीमा क्या होनी चाहिए अगर आपको गवर्नर बनना है तो। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर शैल बी 35 ईयर्स। ठीक है, सो आर्टिकल बात करें, कौन सी आर्टिकल बात करता है इसका, आर्टिकल 153। ठीक है, आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। ठीक है, देयर शैल बी गवर्नर, हर एक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, ये आर्टिकल 153 डील करता है। ठीक है, और इनका जो न्यूनतम एज है जो करने के लिए वो क्या है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए वो है 35 ईयर्स। इसको भी आपको याद रखना है। और आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 जो है, ठीक है, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। ठीक है, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स डील्स विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव, और वहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं 143 to 153, 153 to 167, 167 to 173। तो वहाँ पे आपको हमें ध्यान रखना है, अगर राज्य की एग्जीक्यूटिव की बात हो तो आंसर विल बी 153 to 167। क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। The Constitution of India adopted many institutional details and procedures from the। भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारे देश से, बहुत सारे प्रोविजन से जो भी बेस्ट फीचर्स थे जो हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए अच्छे थे, वहाँ से उसको पिक किया और उसको हमारे संविधान का एक पार्ट बनाया। ठीक है, बहुत सारे देश के साथ साथ बहुत सारे एक्ट थे जो इंडियन एक्ट्स थे जो आज़ादी के पहले पारित हुए थे, उन एक्ट से भी जो स्पेशल फीचर्स थे उसको भी हमारे संविधान में बोरो किया गया। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बहुत सारे मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, ठीक है, बहुत सारी जो कई संस्थागत विवरण हैं वो निम्नलिखित में से किससे ली गई है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930 और इंडियन कंपनीज एक्ट 1930। यस, बहुत पॉपुलर और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। यस, तो राइट आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 40 to 50% जो फीचर्स था उसका बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 1935 के जो एक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे देश से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमने बोरो किया है और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया है। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि यू पीपल आर लाइकिंग इट, आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी आने बाकी हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा पॉलिटी में बताया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड पॉलिटी। आप पॉलिटी को क्लियर माइंड से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। एक कॉन्सेप्चुअल क्लियर माइंड से पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट यू हैव मेड अ गुड ग्रास्प ओवर पॉलिटी सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज। सामान्य अध्ययन का जो राज्य व्यवस्था का जो पार्ट है उस पर बहुत अच्छी पकड़ आपकी संभव है
अगर आप एक क्लियर माइंड, एक कॉन्सेप्चुअल माइंड से इसको पढ़ते हैं तो 1-2 रिवीजन में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप अच्छे से इसको कर रहे होंगे और बहुत जल्दी हम लोग सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्लीज़ आप इस चीज़ों को रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं हमेशा आपको पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि आई डू नॉट नो एनीवन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन एंड इज़ सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इट इज़ वेरी टफ टू क्वालिफाई एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। फॉरगेट अबाउट द एसएससी एग्जामिनेशंस और अदर बिग एग्जामिनेशन, छोटे छोटे एग्जाम भी आपके, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस फैक्ट्स और आप चीज़ों को अच्छे से करोगे। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नए 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक प्लीज़ रिवीजन करते रहिए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।